वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के पेपर 2 के बारे में, यानी इतिहास सेकंड पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इतिहास के सेकंड पेपर की जब हम बात करते हैं और बीए के छठवें सेमेस्टर के लिए बात करते हैं, तो उसमें आपको एक प्रकार से दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर जी बीए के सेकंड पेपर में मतलब जो हिस्ट्री होता है मध्यकालीन इतिहास, छठवें सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें तो कई एक प्रकार से पेपर हैं। अब उनमें से हमको कौन पढ़ना है, तो उसके लिए आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में देखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे होंगे उसी दौरान आपको एक प्रकार से भरना पड़ेगा। और इस समय एग्जामिनेशन फॉर्म कई विश्वविद्यालयों के एक प्रकार से भरे जा रहे हैं, तो आप इस समय ध्यान से आप भर दीजिएगा जो भी आपकी इच्छा होगी। हालांकि मैं तीनों को एक प्रकार से तीनों का मॉडल पेपर आपको दूंगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। तो इसी श्रृंखला में आपको बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र का तो मैं दे चुका हूं, ठीक है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं आपके। अब वो तीनों का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे एक प्रकार से मध्यकालीन भारत ये पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चों की अगर बात की जाए तो दूसरा जो आपका खंड है उसमें पढ़ते हैं आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 से लेकर के 1945 ईस्वी तक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे एक प्रकार से इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड है। अब बच्चे क्या पढ़ते हैं वो एक प्रकार से उनके ऊपर डिपेंड है। मैं पढ़ाऊंगा तीनों ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगा जो आपका पहला पोर्शन है मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास। यहाँ से बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ऐसे ही हर एक जो है आपसे पेपर से यानी हर एक चीज़ों से मैं आपको जो प्रश्न जो बनेंगे इंपॉर्टेंट उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विस्तार से हर एक चीज़ को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ओके। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ओके। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो भारत मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में जानना 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी और भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहमदिया आंदोलन के नेता थे, बताएं। अहमदिया आंदोलन की जब आप बात आती है तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद कदाइनी जो हैं ये अहमदिया आंदोलन के प्रणेता हैं। अहमदिया आंदोलन ये पंजाब प्रांत से संबंधित एक आंदोलन है। आपको बता दूं 1800 जो है 89 ईस्वी में इस आंदोलन का एक प्रकार से शुरुआत करी गई थी अहमदिया आंदोलन की। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता रहता है प्रश्न, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। तत्वबोधिनी सभा आप लोगों ने नाम सुना होगा। तत्वबोधिनी सभा को पहले तत्वरंजनी सभा के नाम से जानते थे। तत्वरंजनी सभा जो बाद में चल करके तत्वबोधिनी सभा बन जाती है, इसकी संस्थापक की अगर बात की तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जो हैं इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर को। कब हुई थी? 6 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1839 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। किसने करी थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने करी थी, ठीक। किसकी स्थापना करी थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। तत्वबोधिनी सभा को पहले किस नाम से जानते थे? प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे किस नाम से जानते थे? तत्वरंजनी के नाम से, तत्वरंजनी सभा के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज एक एक प्रकार से ये जो है संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय? नहीं। बिपिन चंद्र पाल ने भी नहीं करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भगत सिंह ने नहीं करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात की तो इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? प्रश्न पूछे तो 12 जून को करी थी। 12 जून की डेट को, 1905 का समय है। इसी दिन 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी जाती। कहाँ पर करी जाती है पूछे प्रश्न, तो पुणे में करी जाती। पुणे कहाँ पर पड़ता है? मुंबई जो है यानी जो महाराष्ट्र है उसी महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे, ठीक है। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहीं पुणे में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी? 20 अगस्त 1828 को करी थी। किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किस पर आधारित है ये?
एक देववाद पर आधारित है, मतलब ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत, भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी दूत या पुनर्जागरण के भारत में जनक कौन कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में हमेशा आता है, आपकी बार भी आएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भक्ति काल उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानने वाले विद्वानों में किसका नाम आता है? हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के उदय को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बात का घोर विरोध भी किया है और इस बात का खंडन किया किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों लोग एक प्रकार से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक प्रकार से पढ़ाई किए हैं लोगों ने, हिंदी विभाग से, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, मतलब कि जहाँ से इन लोगों ने पढ़ाई करी थी वहीं से मैंने भी करी है जा करके। तो आचार्य शुक्ल एक प्रकार से सीनियर थे किससे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में आए हैं उनके, ठीक है, हिंदी में। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर की वाचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई? बताएं। और ये जो ग्रियर्सन वगैरह हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये हिंदी साहित्य में एक प्रकार से फ्रेंच साहित्यकार हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश साहित्यकार हैं। ये फ्रेंच साहित्यकार थे गार्सा दतासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन किया, एक व्यवस्थित रूप में प्रयोग किया है हिंदी साहित्य को लिखने का ग्रियर्सन ने, लेकिन सफल नहीं हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी लोग जानते हैं इनको। मुक्तिबोध तो बाद में आते हैं, अंधेरे में कविता इनकी बड़ी फेमस है। कबीर वाचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई? तो 1512 ईस्वी में लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किस डेट को? 20 अगस्त को की गई थी। पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, किसने, मतलब किसके द्वारा करी गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? आर्य समाज और ब्रह्म समाज में आप भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828। आर्य समाज की स्थापना पूछे तो 1875 किसने करी? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में करी थी। किस डेट को? 10 अप्रैल को करी थी। ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर करी थी? तो मुंबई में करी थी। कहाँ पर भैया? मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में करी थी। किसने? कोलकाता में करी थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा जो है, इसको अवैध घोषित किया गया था 1843 में। 7 अप्रैल की डेट को एक प्रकार से कानून पारित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम की अगर बात की है तो 1925 में, 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। पंजाब विधान परिषद से ये एक प्रकार से अधिनियम पारित हुआ है, ये बात ध्यान रखें। कहाँ से? पंजाब विधान परिषद से जो है पारित हुआ है। क्या पारित हुआ है? सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपके आते रहते हैं। प्रश्न अगला, अच्छा ये बताएं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के, तो आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, ओके। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता रहता है हमेशा, वो बताएं। अच्छा, युवा बंगाल के आंदोलन के कौन नेता थे? युवा बंगाल, हेनरी बिलियन जो थे, हिलनी बिबियन, ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। अच्छा बताए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी भैया? 1896 में करी थी। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। तो ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अलीगढ़ आंदोलन किसके सहयोग में था? अलीगढ़ आंदोलन किसके सहयोग में था? तो अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के सहयोग में था। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों के सहयोग में था। अगला प्रश्न, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? सर सैयद अहमद खान की अगर बात की है तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी 1864 में, 1864 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1864 इज राइट आंसर, ओके।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई, बताएं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। कब की गई? 1877 में की गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा करी गई थी। इसी को एक प्रकार से बाद में चल करके 1920 में एक नाम दिया जाता है और ये नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले क्या नाम था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना 1877 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा करी गई थी। बाद में 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई? अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई थी। 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद बदाई, मतलब तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन कैसा आंदोलन था, बताएं। पर्यावरणीय नहीं, धार्मिक आंदोलन। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक आंदोलन था ये। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म कब हुआ था, बताएं। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1835 को। ठीक है, किस डेट को हुआ था? 13 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। किसका? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का। ठीक है, 1835 में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कांदिया गुरदासपुर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात किया इनके, तो इनकी मृत्यु 1908 में होती है। 1908 में इनकी मृत्यु होती, मई के महीने में। डेट थी 26 मई 1908 में मृत्यु होती है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद की। ठीक है, आगे देखिएगा, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा कब घोषित किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा घोषित किया था कब? 1891 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन 30 मई 1866 को प्रारंभ हुआ था। ये एक प्रकार से कहाँ से शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन? सहारनपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसी सहारनपुर जिला यूपी में एक गांव, मतलब एक जगह पड़ती है देवबंद, उसी देवबंद स्थान से रिलेटेड है देवबंद आंदोलन। तो 30 मई 1866 को प्रारंभ हुआ। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम जो है नौतवी ने रखी, कब रखी? तो 30 मई 1866 को रखी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था 1816 में। कब हुआ था? 1816 में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई? सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर को हुआ था। मृत्यु की अगर बात की जाए, इनके मृत्यु की, वैसे 17 अक्टूबर, कहीं कहीं पर आपको 17 अक्टूबर और 1817 भी मिलता है, लेकिन 1816 ऑप्शन में दिया तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जन्म इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1899 में हुई थी। ठीक है, 22 मार्च की डेट को। कब हुई थी? 22 मार्च 1899 में मृत्यु। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के क्या थे? दुश्मन थे, विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, या वफादार थे? तो सर सैयद अहमद खान जो थे अंग्रेजों के वफादार थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आ शबाब ए गदर किसकी रचना है? आ शबाब ए गदर किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। कब लिखा था इस पुस्तक को? 1859 में इस पुस्तक को लिखा। किस भाषा में लिखा पूछे तो आप लिखेंगे उर्दू भाषा में लिखा। ठीक है, आगे देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे? रैयतवाड़ी, जमींदारी और महालवाड़ी, ये 3 व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे? देखिए, भू राजस्व की नियमित वसूली, ये भी, और इसके अलावा रैयतों की स्थिति में सुधार करना, ये दोनों उद्देश्य रैयतवाड़ी व्यवस्था के थे। सी ऑप्शन, दोनों उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब कि बिनगेर और गोल्ड स्मिथ के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार कब किया गया? तो बिनगेर और गोल्ड स्मिथ के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार जो किया गया था 1836 में किया गया। कब किया गया? 1836 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1836 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? मुंबई में रैयतवाड़ी किसने लागू किया, बताइएगा।
मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो उसको लागू किया था एल्फिंस्टन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है हाल्ट मैकेंजी को। किसको मानते हैं? हाल्ट मैकेंजी को मानते हैं महालवाड़ी व्यवस्था का जनक, ध्यान रखिएगा। हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया था? तो हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया? 1822 में लागू किया था। अच्छा, इसका प्रस्ताव जो है शुरुआत में 1819 में ही इसका प्रस्ताव जो है हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था का दिया गया था और फाइनली 1822 में इसको लागू किया गया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप से कब लागू किया गया था? तो कानूनी रूप से 1822 को लागू किया गया था। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया, मतलब कब प्रस्तुत किया, अगर यहाँ पर होता हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को कब प्रस्तुत किया, तो 1819 एक प्रकार से यहाँ पर, मतलब 1819 आप लगाते। ठीक है, लेकिन लागू करने की बात कर रहा है इसीलिए 1822 मैंने बता दिया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर या कुल कितने हिस्से पर लागू हुई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था भारत के जो कुल मतलब ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग बात की है तो लगभग 30% क्षेत्र पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में कब लागू किया गया, तो आप बताएंगे 1820 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? मतलब पिट्स इंडिया, पिट्स ये एक, पिट्स की अगर बात की तो पिट्स नाम के एक प्रधानमंत्री हुए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? 1813 के एक प्रकार से एकाधिकार जो भारत में समाप्त था कंपनी का, भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो था 1813 के चार्टर से ही समाप्त हो गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध कर दिया था? 1833 में प्रतिबंधित कर दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा। अच्छा, ये बताएं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी कौन होता था? कृषक भूस्वामी होते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1825 को लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, खुर्जा मृदभांड मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता होती है? जो खुर्जा मृदभांड है, यानी मृदभांड माने होता है मिट्टी का बर्तन, तो खुर्जा मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनकी क्या विशेषता है? हालांकि खुर्जा एक मिट्टी का बर्तन है जिसको खुर्दा मृदभांड के नाम से जानते हैं। मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन, इसका मतलब है, भांड माने बर्तन, मृद माने मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ बर्तन को ही मृदभांड कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक प्रकार से रंगीन होते हैं, मजबूत होते हैं और घरेलू होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कहाँ पर मनौती कला प्रसिद्ध है जो कि ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री से संबंधित है? तो मनौती कला जो प्रसिद्ध है ये बीकानेर में प्रसिद्ध है, राजस्थान में बीकानेर में। इसमें क्या होता है, ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री एक प्रकार से उसमें सम्मिलित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में कहाँ पर बंधानी कपड़े की टाई एंड डाई कला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रभुत्व है उसका? राजस्थान में ही ऐसा है, राजस्थान में बंधानी कपड़े की टाई एंड डाई कला जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मोजादिस या लुट्टी कहलाने वाले विशेष के चमड़े जूतों के लिए प्रसिद्ध हैं? बताएं, चमड़े के जूतों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? राजस्थान। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ढोकरा ढलाई जो कि पीतल के आभूषणों के लिए प्रयुक्त होती है, कहाँ पाई जाती है? ढोकरा ढलाई की अगर बात की जाए जो कि पीतल के आभूषण के लिए प्रयुक्त होती है, ये उड़ीसा में पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुमिसिंग क्या है? कुमिसिंग एक स्थानीय लकड़ी होती है। क्या होती है? एक स्थानीय लकड़ी है कुमिसिंग, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न आप देखेंगे, यह कढ़ाई लखनऊ में प्रसिद्ध है और इसमें संकेंद्र धागे का उपयोग किया जाता है। फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए उस कढ़ाई का नाम बताइए, फटाफट से आप बताएंगे।
तो वो कढ़ाई होती है चिकन करी। चिकन करी कढ़ाई लखनऊ में प्रसिद्ध है, ठीक है। चिकन करी कढ़ाई कहाँ की है? लखनऊ की कढ़ाई है। इसमें होता क्या है कि संकेंद्र धागे का उपयोग किया जाता है, फूल और इस पर सुंदर पैटर्न और बनाए जाते हैं। चिकन करी लखनऊ की बड़ी फेमस कढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, उस कला का नाम बताएं जो कि चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरों के द्वारा उपयोग की जाती है, जिससे चांदी का महीन काम किया जाता है। उसको बोलते हैं फिलिग्री कला। क्या बोलते हैं? फिलिग्री कला। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, काले मृदभांड पर या काले मृदभांड मिट्टी के बर्तन जिसमें शीशे के आवरण में विशेष काला रंग होता है, उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? उत्पत्ति स्थल की अगर बात की जाए तो ये मणिपुर है, लेकिन आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिगढ़ मतलब कि मणिपुर जो है इसका उत्तम मतलब उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए फेमस की तो आजमगढ़ इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, सिंचाई आयोग कब बना? बताएं। अच्छा बताएं, मीनाक्षरी की जो थेवा कला है उसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, ठीक है। अच्छा, पिछवैया हस्त शिल्प जो है कहाँ से संबंधित है? नाथ द्वारा से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आ चुका है। प्रश्न है कि सिंचाई आयोग कब बना? सिंचाई आयोग बना था बेसिकली 1901 में, ए के पैटर्न पर 1903 में बना था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शुभारंभ कब हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शुभारंभ हुआ था 16 जुलाई 1929 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है इनमें से? देखिए, उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, पश्चिम बंगाल चावल का। इसके अलावा आप देखेंगे दाल वगैरह का उत्पादन में। देखिए आ गया प्रश्न, भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वो है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश दलहन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? राजस्थान। तिलहन के लिए राजस्थान फेमस है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। चावल उत्पादन में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, भारत में दलहन उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र मध्य प्रदेश और तिलहन का राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित होता है? बताएं। विश्व के कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित होता है? तो लगभग 28%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, एक मार्क कानून कब बनाया गया? एक मार्क चिन्ह होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो 1937 में बनाया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया है? राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया? 1966। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, 1966 में राष्ट्रीय बीज अधिनियम जो है ये पारित किया गया था, ओके। अच्छा बताएं, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध धान और गेहूं उत्पादन से रिलेटेड है, ओके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उर्वरक उत्पादन एवं उपयोग के अनुसार विश्व में पहला स्थान किसका है? उर्वरक उत्पादन एवं उपयोग के अनुसार विश्व में जो पहला स्थान है वो चाइना का है, पहला स्थान। दूसरे नंबर पर भारत है अपना, तीसरे पर अमेरिका है और चौथे पर रूस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो पहले पर कौन सा? चाइना। अगला प्रश्न है, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से करी जाती है? खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना जो करी जाती है वो आर्थिक उपज आबली मतलब बटे जल उपयोग की दृष्टि से करी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइब्रिड शब्द का क्या मतलब है? साइब्रिड का मतलब होता है गैमेस्टिक हाइब्रिड और सोमेटिक हाइब्रिड दोनों। सी ऑप्शन ए एंड बी। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी का सर्वोत्तम बीज, तो जो आपका न्यूक्लियस सीड होता है ये प्रथम श्रेणी का एक प्रकार से बीज माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज मतलब भारत में ब्रिटिश राज राज अधिक और ब्रिटिश कम है,
बताएं। भारत में ब्रिटिश राज राज अधिक व ब्रिटिश कम है, यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग रखते हैं? तो कौन से अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग रखते हैं? कलकत्ता अधिवेशन में रखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। तो इस पुस्तक कब प्रकाशित हुई? इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? 1901 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई? तो 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। बी ऑप्शन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न, नेहरू ने 1851 ईस्वी में एक गुजराती समाचार पत्र का संपादन किया, वह गुजरात पत्र जो है वो कौन सा है? तो रफ्त, गोपतर गुजराती समाचार पत्र, रफ्त, रस्त, रस्त, गोपतर गुजराती समाचार पत्र। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात की है तो इन्होंने कोलकाता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पादन कौन सा है? औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रमुख या प्रयुक्त उत्पादन कौन सा है? तो वो है भीरा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, औद्योगिक पूंजीवाद की पहले चरण की शुरुआत कब से हुई? औद्योगिक पूंजीवाद के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई है? 1813 ईस्वी से हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद से कब पारित किया गया? चार्टर एक्ट जो है ब्रिटिश संसद से पारित किया गया था 1813 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है। अच्छा, भारत में रेलवे का विकास कब से हुआ? 1853 से हुआ। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। कब प्रकाशित हुई? 1776 में। ठीक है। ये बताएं, पूंजीवाद सिद्धांत को सबसे पहले पूंजीवाद सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? बताएं। पूंजीवादी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फटाफट से आप बताइए कमेंट करके। मार्क्सवाद के प्रणेता कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, चार्टर एक्ट कितने वर्षों के पश्चात जारी होता था? तो प्रत्येक 20 वर्षों पर चार्टर बनाया। जैसे 1813 में आया तो 1813 के बाद में 1833 में आएगा। 33 के बाद में फिर 20 जोड़ दो, 1853 में आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके। आपको बता दूं कि जो है, अगर आप लोगों में से को करिकुलर कोर्स को लेकर के आप सभी लोग परेशान हैं, तो को करिकुलर कोर्स के लिए मैंने एक चैनल बना दिया है नया। उस पर जल्दी तैयारी आपकी प्रारंभ करवाई जाएगी। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल को आप सभी लोग क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आपको कमेंट सेक्शन में पिन हो रहा होगा, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको बता दूं कि को करिकुलर से संबंधित आपको वीडियोस मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगे और लेक्चर्स मिलेंगे आपको इसमें को करिकुलर से रिलेटेड, और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो भी आपको मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होगा आपके लिए। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना, ये आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सबसे प्राचीन बैंक माना जाता है, इकाई माना जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1694 को। ठीक है। और भारत का 8वां सबसे पुराना बैंक है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड। अगला प्रश्न, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा है? यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो है ये आपका है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात की तो इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत के पहले बैंक की स्थापना करी गई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश में निजी अंशधारियों
द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देश में निजी अंशधारियों के द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक जो है बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1860 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद बैंक 22 अप्रैल को 1865 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कलकत्ता में है इसका, इलाहाबाद बैंक का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? एलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। किस बैंक की? पीपुल्स ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन। अवध कॉमर्शियल बैंक जिसकी स्थापना अयोध्या में हुई थी, फैजाबाद में, ठीक है। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना फैजाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखा जाए, अच्छा, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1786 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1830 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापना हुई थी, और एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1830 में आकर के, ठीक है। वैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान की वास्तविक स्थापना 1770 में ही हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1894, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर को हुई थी 1906 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया, जो कि 100 की से अधिक की संख्या में थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज आप लोगों ने इस मतलब इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। पेपर 2 का जो पहला पोर्शन था, आधुनिक विश्व का इतिहास। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर 3 पेपर मैं आपको इसके दूंगा, ठीक है। उनमें से आपको बता दूं कि जैसे ये आपका पहला पेपर हो गया, जिसमें हमने चर्चा कर लिया इसका, यानी कि भारत मतलब प्राचीन मध्य, यहाँ पर आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि दूसरा जो पेपर आपका है, उसमें मध्यकालीन भारत का, उसमें हम क्या चर्चा करेंगे, मतलब इसमें हमने मतलब मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास समझ लिया, 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी। अब अगला चर्चा करेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 से 1945। हालांकि इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 से 1945 में डिस्कस कर चुका हूँ, हालांकि फिर से कर दूंगा। इसके अलावा और तीसरा जो आपका होगा इतिहास और इसकी व्यावसायिक उपयोगिता, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और लिखित दोनों। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए इसके लिए, ताकि जैसे ही मॉडल पेपर मैं दूं, तुरंत आप जो लोग जो है समझ जाएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।